A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। टाइम हो चुका है दिन के 12 बजे का और ये कौन सा टाइम होता है हमारे डेली सीए सेशन का। सो लेट अस स्टार्ट विद दी 9th of May 2024 डेली करंट अफेयर्स। आज की तिथि क्या है? अगर हम पंचांग के हिसाब से देखें, वैसाख महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष चालू हो चुका है, जिसे हम ब्राइटर फोर्टनाइट बोलते हैं, यानी चांद अब आपको रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड इसमें आज प्रथमा या प्रतिपदा है, वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस फोर्टनाइट। फोर्टनाइट यानी जो 15 डेज या 14 डेज रादर जो होते हैं, 14 डेज के हिसाब से कहा जाता है। चलिए, सो आज की पूरी कहानी स्टार्ट करें उससे पहले कल जाते जाते जो क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछा गया था उसका आंसर डिस्कस करेंगे। और व्हाट वाज द क्वेश्चन? फ्रॉम विच रिजर्व इज द महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लानिंग टू रीलोकेट टाइगर्स टू सह्याद्री टाइगर रिजर्व। कल हमने न्यूज देखी थी कि महाराष्ट्र का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो प्लान कर रहा है किसी एक टाइगर रिजर्व से टाइगर्स को सह्याद्री टाइगर रिजर्व लाने के लिए। महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न साइड है वहां पे एक टाइगर रिजर्व है, वहां से टाइगर्स को सह्याद्री टाइगर रिजर्व लाने की बात चल रही है। तो कौन से टाइगर रिजर्व से लाया जाएगा? तडोबा अंधारी। क्यों लाया जाएगा? बिकॉज यहाँ टाइगर्स की संख्या 0 है। तो अभी अप्रूवल यूनियन मिनिस्ट्री का आ जाएगा तो ये प्रोजेक्ट चालू कर दिया जाएगा। चलिए, सेशन के दौरान मैंने आपसे 1-2 क्वेश्चन ही किए थे, उनका आंसर देखते हैं। पहला मैंने पूछा था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कौन लीड कर रहे हैं, कौन है यूनियन मिनिस्टर? जी किशन रेड्डी हैं, बिल्कुल सही है। देन कितने टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में? आई हैड आस्क्ड यू, और मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था कि आप NTCA की वेबसाइट पे जाएंगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे। कभी भी टाइगर रिजर्व्स के बारे में जानना हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानना हो तो ऑफिशियल वेबसाइट्स जाया कीजिए। बायोस्फीयर रिजर्व्स हो, नेशनल पार्क्स हो, ऑफिशियल वेबसाइट्स आदि गुड सोर्स। सो टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? 55 हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है वो सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया गया है। ओके, चलिए। हाँ, एक और मैंने आपसे पूछा था, हु इज द हेड ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? डायरेक्टर जनरल कौन है BSF के? नितिन अग्रवाल जी हैं। तो ये तीनों आंसर रैंडमली इस बार मैंने राधिका साय के पिक किए हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया, सो कीप इट अप एवरीबडी। आज के करंट अफेयर में सबसे पहले आज एक इम्पॉर्टेंट दिवस पड़ता है, एक इम्पॉर्टेंट डे पड़ता है, दैट इज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, यानी बर्थ एनिवर्सरी है। सो राजस्थान में एक इम्पॉर्टेंट डे की तरह ऑब्जर्व इस दिन को किया जाता है। 9th मई को ही महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 9th मई 1540 के अंदर राणा प्रताप सिंह, जिन्हें महाराणा प्रताप भी कहा जाता है, उनका जन्म हुआ था। आज जो कुंभलगढ़ एरिया है वहां पे इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। ही वॉज द 13th किंग ऑफ मेवाड़। मेवाड़ जो पूरा इलाका था, जो पूरा एरिया था, वहां इनके पिताजी उदय सिंह टू, महाराणा उदय सिंह टू जी के घराने में इनका जन्म हुआ। और महाराणा उदय सिंह टू जी ने मेवाड़ के जो साम्राज्य था, जो किंगडम था, उसको रूल किया और उसकी कैपिटल चित्तौड़ बनाई। मेवाड़ की कैपिटल चित्तौड़ किसने बनाई थी? महाराणा उदय सिंह टू ने बनाई थी। और उन्होंने ही उदयपुर, जो कि राजस्थान के अंदर है, झीलों की नगरी जिसे कहा जाता है, उसकी भी फाउंडेशन रखी थी। सो उनके सबसे एल्डेस्ट पुत्र, सबसे वरिष्ठ पुत्र, जो एल्डेस्ट सन है उदय सिंह टू जी के, वो कौन थे? वो थे महाराणा प्रताप या राणा प्रताप सिंह जी थे। ये क्यों जाने जाते? इनका शौर्य बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, राइट। बहुत सारी बैटल्स इन्होंने की थी मुगल्स के साथ में। मुगल्स को मेवाड़ किंगडम के ऊपर पूरा अपना अधिकार जमाने से रोकने में बहुत बार इन्होंने मुगल एम्पायर को धूल चटाई थी, यानी हराया था। और एक बैटल के लिए पर्टिकुलरली बहुत पॉपुलर हुए, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसे कई जगहों पे महाभारत के युद्ध के साथ भी कंपेयर किया गया है। सो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो कि 1576 में लड़ी गई, किन के बीच में लड़ी गई? एक तरफ थे महाराणा प्रताप यानी कि राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़, और दूसरी तरफ थे राजा मान सिंह ऑफ आमेर। सो राजा मान सिंह किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? मुगलों को, अकबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अकबर खुद नहीं आए थे, उन्होंने अपनी वाइफ के ब्रदर को भेजा था कि जाइए आप लड़िए। और जनरल के तौर पे मुगल एम्परर अकबर के कौन लड़े थे? राजा मान सिंह लड़े थे। तो राजा मान सिंह और राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और बहुत शौर्य का एग्जाम्पल राणा प्रताप ने दिया था। हालांकि वो युद्ध जीत नहीं पाए, लेकिन उनकी इस ब्रेवरी के लिए, बिकॉज वो डटे रहे मुगलों की बहुत बड़ी फोर्स के आगे, वो डटे रहे, इसके लिए इनके शौर्य को सलामी दी जाती है। ओके, सो महाराणा प्रताप जयंती 9th मई। देन अगली खबर के लिए चलते हैं अब हम नैनीताल। ठीक है, नैनीताल के अंदर फॉरेस्ट फायर्स चल रही हैं और उसको बुझाने के लिए, उसको रोकने के लिए उत्तराखंड में एक ऑपरेशन चलाया गया
जो कि इंडियन एयरफोर्स ने चलाया है, बैम्बी बकेट एरियल फायर फाइटिंग ऑपरेशन। कौन सी बकेट है ये? बैम्बी बकेट। बैम्बी, बैम्बी एक कार्टून मूवी भी हुआ करती है ना, कोई बात नहीं, चलिए आप बैम्बी याद रखिएगा। अब कभी पूछ लिया जाए व्हाट इज बैम्बी बकेट, या इसकी शुरुआत किसने की, या बैम्बी बकेट ऑपरेशन इंडिया में अभी कहाँ चलाया गया हाल ही में, तो ध्यान रखेंगे नैनीताल उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर्स को बुझाने के लिए चलाया गया। और ये एक कैनेडियन इंसान थे जिन्होंने इस पूरे बैम्बी बकेट को इजाद किया था, इन्वेंट किया था। उनका नाम क्या था? डॉन आर्नी, डॉन आर्नी। और उनको इस इन्वेंशन के लिए हॉल ऑफ फेम ऑफ इन्वेंटर्स में भी जगह दी गई थी। अब इसमें होता क्या है, इंडियन एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर था वो एक तरह की बकेट है जो बंद भी हो जाती है, खुल जाती है, और कंट्रोल रहता है पायलट के पास में। तो इसमें पानी भर दिया जाता है बहुत सारा, राइट। ये बकेट है, इस तरह की ये बकेट है, और यहाँ ये वाला जो एरिया है ये बंद रहता है जब पानी लिया जाता है, और ये इस तरह के होता है, ये बंद रह के आप हेलीकॉप्टर में स्टोर कर सकते हो। जब आपको पानी भरना है, आपने इसको हैंग किया किसी लेक, झील, स्विमिंग पूल से भी इसमें पानी भरा और इसको लेके गए, तब ये वाला हिस्सा जो होता है इतना इतना रहता है, राइट, ये बंद रहता है, और आपने एक ट्रिगर दबाया, उससे खुल जाएगा और यहाँ से वाटर स्प्लैशेस होते जाएंगे नीचे। सो दिस इज हाउ बैम्बी बकेट ऑपरेट्स। सो इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया बैम्बी बकेट ऑपरेशन टू डाउज नैनीताल फॉरेस्ट फायर्स। समझ में आई बैम्बी बकेट किस तरह से वर्क करेगी? सो इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा हेलीकॉप्टर यूज किया? MI-17V5 हेलीकॉप्टर, और उसमें बैम्बी बकेट में पानी कहाँ से भरा है? सो भीमताल लेक, नैनीताल के पास में है भीमताल लेक उत्तराखंड में, वहां से पानी लेकर के उस आग को बुझाया है, राइट। ये जो ऑपरेटर्स है फायर फाइटिंग के लिए बनाया गया था, इसको इंट्रोड्यूस 1980s में किया गया था, डॉन आर्नी ने इनको बनाया था। और बहुत मास ऑफ, बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें कैरी किया जा सकता है, और जहाँ फायर है वहाँ छोड़ा जा सकता है। ठीक है, बैम्बी बकेट क्लियर हो गया। ऑलराइट, अगली न्यूज़ की तरफ चलेंगे। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन 27 स्टेट्स ने मिल करके एक डायरेक्टिव्स अडॉप्ट किए हैं, एक तरह से लॉ अभी बनाने की तरफ एक और कदम ले लिया है। किसके रिगार्डिंग? जो वायलेंस होता है विमेन का, उसके अगेंस्ट वायलेंस ऑन विमेन। तो विमेन के ऊपर जिस भी तरह के वायलेंस चल रहे हैं उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हुए डायरेक्टिव्स यानी कि रूल्स बनाए हैं यूरोपियन यूनियन ने, और कहा है हर एक देश को 3 साल के अंदर अंदर इसको कानून में बदल लेना चाहिए, राइट। तो ये न्यूज़ देखते हैं। यूरोपियन यूनियन अडॉप्ट्स फर्स्ट लॉ अगेंस्ट वायलेंस टुवर्ड्स विमेन। लॉ नहीं, रादर हम इसको भी डायरेक्टिव्स बोलेंगे। लॉ तब बनेगी ना जब लीगली पेपरों में आ जाएगी, उनके जो भी लीगल फ्रेमवर्क है उसका हिस्सा बन जाएगी। सो डायरेक्टिव्स, पहली बार ऐसे कोई डायरेक्टिव यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किए हैं जिसमें वो बात कर रहे हैं विमेन को प्रोटेक्ट करने की। किन किन चीज़ों से? ऑब्वियसली जेंडर बेस्ड वायलेंस जो होता है, महिला हिंसा जिसे हम बोलते हैं कि महिलाओं के ऊपर उनके जेंडर की वजह से जो वायलेंस देखने को मिलता है, फोर्स्ड मैरिजेस, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, कई जगहों पे फीमेल के जो जेनाइटल्स हैं उनको म्यूटिलेट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, जला दिया जाता है, स्टिच कर दिया जाता है ताकि उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स कंट्रोल हो सके। बहुत से टैबूज हैं सोसाइटी में। इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने एक डे भी डेडिकेट कर रखा है इसके अगेंस्ट अवेयरनेस लाने के लिए। बताइए मुझे, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन का इंपॉर्टेंट डे कौन सी तारीख को होता है? पढ़ चुके हैं हम। और ऑनलाइन हरासमेंट जो होता है, इन सब के अगेंस्ट ये डायरेक्टिव्स लाए गए हैं जिसमें 1 साल से लेकर के 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान या प्रोविजन रखा गया है। और अगर जो विक्टिम है जिसके अगेंस्ट ये वायलेंस किया जा रहा है वो बच्चा है, चाइल्ड है, या फिर डिवोर्स देने के बाद जो आपके हस्बैंड वाइफ होते हैं, यानी जो आपके प्रीवियस स्पाउस या एक्स स्पाउस होते हैं या एग्जिस्टिंग स्पाउस हैं, तो सज़ा और कड़ी रहेगी। और EU ने कहा है कि भाई ये जो नेशनल लॉ है वो आपके 3 साल के अंदर डॉक्यूमेंट्स में आ जानी चाहिए। क्लियर? कमिंग ओवर टू अ मिलिट्री एक्सरसाइज, और जो कि कहाँ, पंजाब के अंदर हो रही है, ठीक है, हो चुकी है। तो वहाँ चलते हैं, अब हम पंजाब चलते हैं, पंजाब के खेतों में फील्ड्स में, नॉट खेतों में, फील्ड्स में चलते हैं। इंडियन आर्मी ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज कंडक्ट की, गगन स्ट्राइक 2। गगन स्ट्राइक 2। सो पंजाब के अंदर ये एक्सरसाइज हुई है, गगन स्ट्राइक 2। मेनली ये इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है जिसके अंदर इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। इंडियन आर्मी के जो खरगा कोर हैं, इंडियन आर्मी का जो वेस्टर्न कमांड है उसमें जो खरगा कोर हैं वो ये एक्सरसाइज करते हैं, और उन्होंने इसमें
इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर के ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है। 3 दिन की ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। क्लियर? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, शिंकुला पास। ओके, शिंकुला, ला का मतलब ही पास होता है। शिंकुला पास और जो पूरा एक रोड कनेक्टिविटी बन रही है लद्दाख तक, उसमें एक टनल बनाया जाएगा और बीआरओ ने उसका काम शुरू कर दिया है। ये चाइना बॉर्डर के पास वाला इलाका है। इंडिया चाइना में जो टेंशन है वो बढ़ते जा रहे हैं, इसके चलते अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी स्टार्ट कर देगी काम, किया नहीं कर देगी, शिंकुला टनल के लिए। किसके लिए? शिंकुला टनल के लिए। शिंकुला, ला मतलब पास होता है, तो ये 2 एरियाज को, हिमाचल और लद्दाख को कनेक्ट करेगा ये पूरा पास, और उसमें एक एरिया है करीब 4 किलोमीटर कुछ का, 4.1 किलोमीटर लंबा, जो टनल फॉर्म में बनाया जाएगा, राइट। तो वो शिंकुला पास होगा जब ये टनल होगा। जब ये टनल पूरा हो जाएगा तो दुनिया का सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे बना हुआ टनल कौन सा होगा? शिंकुला टनल होगा। इज इट क्लियर? अभी कौन सा है दुनिया का सबसे हाईएस्ट टनल? चाइना का मीला टनल है। चाइना का मीला टनल करीब 16,400 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पे है, लेकिन ये फीट ऑल्टीट्यूड पे है। और जो हमारा शिंकुला टनल बनेगा वो 16,580 फीट ऑल्टीट्यूड पे होगा। मीला टनल चाइना का कितना है? 16,400 समथिंग फीट हाई ऑल्टीट्यूड पे बना हुआ है। ठीक है, तो न्यूज़ क्या है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत जल्दी काम शुरू करना है शिंकुला टनल के ऊपर। ये एक अपकमिंग मोटरेबल टनल है जिसमें आप गाड़ियां वगैरह लेके जा सकते हो। 16,580 फीट पे बनेगा ये, और शिंकुला पे बनेगा, यानी जो पास है पूरा उस पे। वो पास किसको कनेक्ट करेगा? हिमाचल के लाहौल वैली से लद्दाख, लेह के जस्कर वैली, इनको कनेक्ट करने के लिए ये शिंकुला है। और ये जो टनल है ये निम्मू पदम दारचा रोड लिंक के ऊपर आएगा, राइट। तो ये पूरा पास है, पास इज बिटवीन हिमाचल एंड लद्दाख, राइट। उस पे एक रोड लिंक है नीमू पदम दारचा जो अभी बन रहा है, और उसी पे टनल बनाया जाएगा। और ये जो रोड है ये पहला ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड होगा जो कि लद्दाख को बाकी इंडिया से कनेक्ट करेगा, राइट। तो ये जो नीमू पदम दारचा रोड लिंक है इसी पे और शिंकुला पास के एक पार्ट की तरह इस टनल को डेवलप किया जाना है। बात समझ में आ गई? सो हिमाचल और लद्दाख ये कनेक्टिविटी, ये हो गया हमारा पास, ओके। और इसमें ये रोड लिंक है और उसी पे ये टनल वाला हिस्सा भी आएगा। ये तीनों आपस में कनेक्टेड ही हैं। सो बस इतनी सी न्यूज़ है। जो टनल है कब तक कंप्लीट होगा? 2025 तक कंप्लीट होगा। लेकिन शिंकुला कभी पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो हिमाचल और लद्दाख के बॉर्डर वाले एरिया पर है। और ये हिमाचल के लाहौल वैली को लद्दाख के जंस्कर वैली से कनेक्ट करेगा शिंकुला, और ये जो नीमू पदम दारचा रोड लिंक है और इसी पे टनल बनाया जा रहा है। यू गॉट मी? ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं अब फिनेंस सेक्टर से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। और न्यूज़ क्या है? आईसीआईसीआई बैंक का जो आई मोबाइल पे ऐप है उसने यूपीआई पेमेंट्स, जो यूपीआई पेमेंट है, उसने एनआरआईज को 10 देशों के एनआरआईज अब इंडिया में जब आते हैं तो अपने उसी मोबाइल नंबर से जो वो दूसरे देश में यूज़ कर रहे थे उसी को यूज़ करके वो यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। अब उनको यहाँ इंडिया का लोकल नंबर लेकर के रजिस्टर करवाने की अपने एनआरई एनआरओ अकाउंट्स में ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था, अगर आप एनआरआई हैं, मान लीजिए आप किसी देश में रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दुबई में रह रहे हैं, अगर आप इंडिया आते हो तो आपको इंडिया का नंबर लेना पड़ेगा, उसको आपको अपने आईसीआईसीआई बैंक के एनआरई एनआरओ अकाउंट से रजिस्ट्री लिंक करवाना पड़ेगा और फिर आप पेमेंट कर सकते हो। अब आईसीआईसीआई बैंक ने क्या कर दिया है कि आप जिस नंबर को लेकर के आए थे उसी नंबर को आपका एनआरई एनआरओ खाते के साथ लिंक कर दीजिए और आप पेमेंट कर सकते हो। ये एक डेवलपमेंट है जो बताया जा रहा है। न्यूज़ समझ में आ गई? सो आईसीआईसीआई बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है यूपीआई फॉर एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर। आप अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर से भी यहाँ सब्जी खरीदो तो पे कर सकते हो, ओके। सो 10 देश हैं जहाँ के एनआरआईज को ये सुविधा दी गई है। कौन कौन से देश हैं देखिएगा? यूएसए, यूके, यूएई, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ओमान, कतर एंड सऊदी अरेबिया। सारे बच्चों को रटने की जरूरत नहीं है, बैंकिंग वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस फैसिलिटी के साथ एनआरआई कस्टमर्स जो हैं बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक के, वो पेमेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के साथ ही जो रजिस्टर्ड है उनके एनआरई एनआरओ अकाउंट के साथ। व्हाट इज दिस एनआरई एनआरओ बैंक अकाउंट? एनआरई यानी नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल और एनआरओ यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स। ये 2 तरह के अकाउंट्स हैं जो एनआरआईज को ऑफर किए जाते हैं। क्लियर हो गई न्यूज़? कौन सा बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक।
अगली खबर आ रही है अरुणाचल से, हमारा सबसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सो अरुणाचल से एक न्यू स्पीशीज ऑफ कैटफिश डिस्कवर की गई है। कैटफिश मेजरली नॉक्टर्नल होती है, रात को ज़्यादा एक्टिव होती है, अधिकतर फ्रेश वाटर में पाई जाती है, लेकिन कुछ स्पीशीज मरीन वाटर में भी देखी गई हैं। तो एक नई कैटफिश ग्लिप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई ये ढूंढी गई है ब्रह्मपुत्र रिवर के ड्रेनेज से अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। किसने ढूंढी है? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के NBFGR यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, इस इंस्टीट्यूट ने, जो कि लखनऊ में हेडक्वार्टर्ड है। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेनेज के तिस्सा रिवर की तुंग स्ट्रीम से पाई गई है। सो ग्लिप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई, नई कैटफिश स्पीशीज डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश, और इस इंस्टीट्यूशन ने इसको डिस्कवर किया है। तुंग स्ट्रीम जो कि एक ट्रिब्यूटरी है तीसा रिवर की, और ये जो रिवर है ये ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में ही लाए करती है। ठीक है जी, बस इतना ध्यान रखेंगे। अब अरुणाचल से हम चलेंगे सीधे केरला। पहुंच गए केरला? चलो आ जाओ। सो केरला की 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं विच आर ऑन हाई अलर्ट आफ्टर डिटेक्शन ऑफ वेस्ट नाइल फीवर। सो एक डिजीज है वेस्ट नाइल फीवर, और उसके बहुत सारे केसेस केरला के 3 डिस्ट्रिक्ट में देखे गए हैं। कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट हैं? थ्रिसुर, मल्लपुरम एंड कोझिकोड। सो ये हाई अलर्ट पर रख दिया गया है इनको कि भाई ध्यान रखिए, बीमारियां बहुत फैल रही हैं, यू बी केयरफुल। सो सबसे पहले तो मुझे बताइए नाइल रिवर कौन से कंट्री से बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड है? राइट, आगे हम बढ़ेंगे। ये जो बीमारी है कौन कॉज करता है? एक वायरस कॉज करता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। उसको लेकर के कौन आता है? वही मस्कीटो, जो बहुत सी बीमारियां लेके आता है। सो यहाँ जो मस्कीटो की स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल है दैट इज क्यूलेक्स मस्कीटो। इट इज़ दी वेक्टर, यानी वो वायरस को अपने साथ लेकर के इंसानों तक पहुंचता है, जब उनको काटता है तो वो वायरस उनकी बॉडी में डाल देता है। तो क्यूलेक्स स्पीशीज ऑफ मस्कीटो इज रिस्पॉन्सिबल। यही मुझे बता दीजिए मलेरिया का वेक्टर कौन सा मच्छर है? डेंगू का वेक्टर कौन सा मच्छर है? ठीक है, चलिए। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि वेस्ट नाइल फीवर पहली बार देखा गया है, 2011 में पहले केसेस आए थे इसके, राइट। और ये जो वायरस इस बीमारी को कॉज करता है वही वायरस रिस्पॉन्सिबल है एंसेफेलाइटिस, जो दिमाग में स्वेलिंग आ जाती है उसके लिए, देन येलो फीवर जैसी बीमारियों के लिए, मेनिंजाइटिस के लिए, इस तरह की बीमारियां इसी वायरस से एसोसिएटेड होती हैं। तो देखिए यूजुअली ये बर्ड्स में रिजर्वॉयर होता है इस वायरस का। जब उन बर्ड्स को मच्छर काटता है, मच्छर के अंदर आ गया, जब वो इंसानों को या जानवरों को काटेगा उनके अंदर इस वायरस को पहुंचा देगा। यूजुअली इस बीमारी के सिम्टम्स नहीं दिखते, मेजॉरिटी केसेस में इंसान को पता भी नहीं पड़ेगा कि वायरस उनकी बॉडी में, उनको कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। लेकिन कुछ केसेस में बहुत हाई फीवर होगा, बॉडी दुखेगी, फटीग होगी, वॉमिट होगी, डायरिया होगा, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। रेयर केसेस में एंसेफेलाइटिस, दिमाग के अंदर सूजन, मेनिंजाइटिस जो हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था ना, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की मेम्ब्रेन है उसमें स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो ये चीज़ें भी हो जाती है। और जिन लोगों को ये सिम्टम्स आते हैं उनमें से बहुत रेयरली कुछ लोग होते हैं जो मर भी सकते हैं। सो अगर केस बिल्कुल बिगड़ जाए सो फेटल हो सकता है। इस बीमारी की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि वेस्ट नाइल फीवर के लिए स्पेसिफिकली ये ट्रीटमेंट है, नहीं, लेकिन जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होते हैं कि अच्छा बुखार है तो ये ले लीजिए, ये है तो ये ले लीजिए, इस तरह के सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। गॉट इट? सो कभी पूछा जाए एग्जामिनर द्वारा कि इंडिया में वेस्ट नाइल फीवर के लिए कौन से स्टेट में हाई अलर्ट किया गया है, केरला के अंदर, कौन सा स्पीशीज ऑफ मस्कीटो रिस्पॉन्सिबल होता है एज अ वेक्टर, वाहक के तौर पे, क्यूलेक्स स्पीशीज ऑफ मस्कीटोज। देन कमिंग ओवर टू अ न्यूज जिसमें जो हम जिस चीज़ से मोमबत्ती बनती है ना, कैंडल वैक्स, उसी से रॉकेट में फ्यूल बनाया गया और उसको टेस्ट फायर भी सक्सेसफुली कर लिया गया है एक देश के दौरान, एंड दैट कंट्री इज जर्मनी। सो यस, आप यहाँ मोमबत्ती जला रहे हो और वहाँ वो रॉकेट का फ्यूल जला रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले वैक्स के तौर पे, वैक्स के साथ जो ऑक्सीजन होती है, लिक्विड ऑक्सीजन, उसको मिला करके एक फ्यूल बनाया गया जिससे सक्सेसफुल टेस्ट फायर कर लिया गया है रॉकेट की लॉन्चिंग का। और इस रॉकेट को फिर अलग अलग पेलोड्स के साथ लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजने के लिए काम में लिया जाएगा। सो एक बहुत ही दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि कैंडल वैक्स, जिसे हम पैराफिन बोलते हैं, उसके साथ में रॉकेट लॉन्च किया गया है। सो पावर्ड बाय कैंडल वैक्स रॉकेट लॉन्च कहाँ हुआ, क्या हुआ, आइए देखते हैं। जर्मनी की एक कंपनी है जिसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है रॉकेट को, विच वॉज पावर्ड बाय कैंडल वैक्स। पावर्ड बाय यानी उसका जो फ्यूल था जिससे उसको पावर मिल रही थी वो कैंडल वैक्स से बनी हुई थी। कंपनी कौन सी है? हेल्म पल्स। हेल्म पल्स इज द कंपनी,
और इन्होंने रॉकेट टेस्ट किया है। अभी सब ऑर्बिटल फ्लाइट की है, सब ऑर्बिटल यानी ऐसा नहीं है कि हमारे ऑर्बिट से बाहर निकल गया हो, धरती के पास तक की फ्लाइट की है, सक्सेसफुल टेस्ट हो चुका है। ये जो रॉकेट है 12 मीटर 2.5 टन का रॉकेट है और इसका अभी जो नेम दिया गया है SR-75 दिया गया है, राइट। एंड ये कहाँ से लिफ्ट ऑफ किया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अब ध्यान रखिएगा, जर्मनी की कंपनी ने ये बनाया है, ओके, लेकिन ये जो टेस्ट फायर हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया से किया गया है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये केपेबल है सैटेलाइट्स कैरी करने के, करीब 250 केजी 250 केजीज तक की सैटेलाइट ये रॉकेट लेके जा सकता है 250 किलोमीटर तक के ऑल्टीट्यूड पे, राइट। और इसमें जो फ्यूल है एक तो पैराफिन है, कैंडल वैक्स और लिक्विड ऑक्सीजन है। सो कहाँ से लिफ्ट ऑफ हुआ? ऑस्ट्रेलिया से। किसने बनाया? जर्मन कंपनी है हिल्मपल्स, उसने बनाया, राइट। एंड लास्टली एक वन लाइनर न्यूज़ के तौर पे न्यूज़ देख लीजिए कि इंडिया ने 3 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं एशिया ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप में, जो कि कहाँ हुई? वियतनाम के अंदर। सो एशियन ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप। पिकल बॉल क्या होता है? अचार की कोई बॉल बनाते हैं? नहीं, पिकल बॉल ना एक अमेरिकन स्पोर्ट है, टेनिस के जैसा ही होता है, पर इसमें ये जो बैट होता है ये इस तरह से परफोरेटेड सा बैट होता है, बॉल भी इस तरह की होती है और उसी तरह से खेलते हैं जैसे टेनिस खेला जाता है, मोर और लेस। सो पिकल बॉल इज एन अमेरिकन गेम रिजेंबलिंग टेनिस, जिसमें प्लेयर्स शॉर्ट हैंडल्ड बैट इस्तेमाल करते हैं, परफोरेटेड प्लास्टिक बॉल, और नेट के ऊपर से ही इसको खेला जाता है। तो इस पिकल बॉल ओपन चैंपियनशिप में जो वियतनाम में हुई, इंडिया ने 3 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं। ओके, आर यू क्लियर विथ व्हाट ऑल हैज़ बीन टॉट टुडे? चलिए, अब आज आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो आप कहाँ से मटेरियल ले सकते हो? सो उसके लिए आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। फ्री पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में दिए जाते हैं परचम के टेलीग्राम चैनल पे और परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लाइव चैट में आपको टेलीग्राम वाला लिंक दे दिया जाता है। अगर आपको वीकली मंथली मैगजीन चाहिए, जैसे अप्रैल मंथ की मैगजीन आ चुकी है, तो कहाँ जाना होगा? parchamclasses.in वेबसाइट पे जाना होगा। अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए पूरे साल का, सारे करंट अफेयर के पीडीएफ मिल जाएं जो भी यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है, तो आपको परचम ऐप पे जाना होगा, राइट। ज़्यादा जानकारी के लिए ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। कुछ बाय की है पीडीएफ 10, 15, 20, 40 रुपए की और नहीं मिल पा रही है, ढूंढ ही नहीं पा रहे हो, एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, या आपका जो लिंक था वो आउटडेट हो गया है, तो प्लीज़ राइट डाउन टू parchamclasses06@gmail.com। यहाँ लिखेंगे तो जल्दी रेजोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप परचम ऐप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी बच्चे एसएससी जनरल अवेयरनेस कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, ठीक है, वो इंडिविजुअल कोर्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्ट्रैटेजी के या पूरे जनरल अवेयरनेस कोर्स में, अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, कंसर्न आती है पढ़ाई मैटर से रिलेटेड, तो भी आपको इसी ईमेल एड्रेस पे अपनी क्वेरी डालनी है या इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। कंसर्न टीचर तक आपकी क्वेरी पहुंचा दी जाएगी और आपको जवाब वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, रिविजन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से आंसर करेंगे। व्हाट इज ऑपरेशन बैम्बी बकेट रिसेंटली विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़? सो अभी हाल ही में ऑपरेशन बैम्बी बकेट न्यूज़ में रहा। ये बैम्बी बकेट क्या है? क्या ये एक्वेटिक स्पीशीज़ के कंजर्वेशन से रिलेटेड है? क्या ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन है, कोई ह्यूमैनिटेरियन मिशन है, या फॉरेस्ट फायर्स को नैनीताल के आसपास बुझाने का कोई मिशन था? तो यस, डी विल बी द राइट आंसर। शिंकुला विल कनेक्ट विच 2 प्लेसेस? शिंकुला जो पास है वो कौन से 2 एरियाज को कनेक्ट करेगा, या उस पर जो टनल बन रहा है वो कौन से 2 एरियाज को कनेक्ट करेगा, या वो जो रोड है वो कौन से 2 एरियाज को कनेक्ट करेगी? किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो हिमाचल प्रदेश की लाहौल वैली और लद्दाख लेह में ज़ंस्कार वैली, तो ए विल बी द राइट आंसर। देन विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड a candle wax powered rocket capable of carrying commercial satellite on a test suborbital flight into space for the first time? सिंपल सी भाषा में, पहली बार दुनिया में कौन सी कंट्री है जिसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक कैंडल वैक्स से बने या पावर हुए रॉकेट को? तो कौन सी कंपनी का रॉकेट था वो? जर्मनी का। तो जर्मनी कंपनी हो गई जिसने सक्सेसफुली लॉन्च किया। अगर ये पूछा जाता है रॉकेट कहाँ से टेस्ट फायर हुआ है, तो आप ऑस्ट्रेलिया बताते। अभी आपसे पूछा गया विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड, तो वो रॉकेट जहां का था उसी कंट्री का माना जाएगा। जर्मनी विल बी द राइट आंसर। इन विच स्टेट वॉज द गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज कंडक्टेड? गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ने मिलकर के कहाँ कंडक्ट की जी? पंजाब के अंदर की। वेरी गुड, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। ढंग से पढ़ेंगे। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं वेस्ट नाइल फीवर से रिलेटेड। आपको बताना है कौन सी सही
नहीं है, और वो आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब लिख करके देंगे। ठीक है, ये हो गया आज का सेशन खत्म। जाते जाते एक थॉट आप लोगों के लिए, एंड द थॉट इज व्हेन यू आर नर्वस अबाउट स्टेपिंग आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन, रिमाइंड योरसेल्फ। जब भी हम हमारा कंफर्ट जोन छोड़ करके बाहर निकलते हैं, यानी जो भी कुछ करने के, जैसे भी जीने के हम आदी होते हैं, वो हमारा कंफर्ट जोन है। वो हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। हमारा कंफर्ट जोन है कि सुबह 10 बजे तक सोइए, हमारा कंफर्ट जोन है जंक फूड खाते रहिए, हमारा कंफर्ट जोन है एक दूसरे की बुराइयां करते रहिए, हमारा कंफर्ट जोन है बेमतलब में रील्स देखते रहिए। अगर इस कंफर्ट जोन से आप बाहर आ रहे हैं तो खुद को एक चीज रिमाइंड जरूर करवाइएगा। इट फील्स स्केरी, बिल्कुल स्केरी लगेगा, अरे क्योंकि आप अपने कुशन को छोड़ रहे हो ना, बिकॉज इट्स अनफेमिलियर। आपका कंफर्ट जोन ये भी होता है, आप अपने घर पे रह रहे थे, अभी तक आप छोड़ करके नौकरी के लिए बाहर जा रहे हो, आपने ईयर ड्रॉप लिया है, कोचिंग करने के लिए बाहर जा रहे हो, राइट। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना किसी भी तरीके से हो सकता है, तो आपको डर जरूर लगेगा, क्योंकि जब कभी भी आप अननोन में, अनफेमिलियर में स्टेप करते हो, डर जरूर लगता है। नॉट बिकॉज यू आर इनकेपेबल, बट जस्ट बिकॉज इट इज अनफेमिलियर। ऐसा नहीं है आप केपेबल नहीं हो ये करने के, ऐसा नहीं है आप वो जंग छोड़ नहीं सकते, आप जल्दी उठ नहीं सकते, आप घंटों घंटों पढ़ नहीं सकते, आप जिम नहीं कर सकते, आप दूसरे शहर जाके नौकरी नहीं कर सकते, आप दूसरे घर जा नहीं सकते शादी के बाद, आप सब कर सकते हो, राइट। आप पढ़ाई के साथ नौकरी नहीं कर सकते, नौकरी के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते, आप सब कर सकते हो। लेकिन डर लगता है डेफिनेटली, इसलिए नहीं कि आप इनकेपेबल हो, अपनी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मत कीजिएगा, जस्ट बिकॉज वो अनफेमिलियर टेरिटरी, और कभी भी हम अनफेमिलियर ग्राउंड्स में जाते हैं डर लगता है, थोड़े टाइम बाद वही टेरिटरी हमारे लिए फेमिलियर हो जाएगी और हमारा डर रुक जाएगा। ठीक है, सो ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। कल मिलेंगे सेम टाइम, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।